फिल्म की शुरुआत एक बेहद दिल दहला देने वाले दृश्य से होती है, जहां एक रेप पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़ी होती है। कुछ स्थानीय लोग उसे उस हालत में देख लेते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है। यहाँ हमें विनय और परिमा नाम के एक दंपत्ति दिखाई देते हैं, जो अपने बेटे ध्रुव को स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब विनय ध्रुव को स्कूल छोड़ने जाता है, तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर कार्तिक बसु से होती है। बातचीत के दौरान कार्तिक उससे शहर में बढ़ते अपराधों की चर्चा करता है। इसके बाद कार्तिक की मुलाकात उसकी पत्नी कावेरी की बहन एडवोकेट रवि से होती है। इसी बातचीत में यह खुलासा होता है कि कावेरी अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि कार्तिक से शिकायत करती है कि कावेरी के आखिरी वक्त में वो उसके साथ मौजूद नहीं था, और ये भी पूछती है कि वो पिछले 6 महीनों से कहाँ था। जवाब में कार्तिक बताता है कि वो इस दौरान एक फ्लोर सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था। रवि नाराजगी जाहिर करते हुए कार्तिक को कावेरी की कुछ आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग्स देती है, जो उसने सिर्फ कार्तिक के लिए छोड़ी थीं, और कहती है कि वो उन्हें सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए अब वही उन्हें संभाले। अगले दृश्य में हमें परिमा दिखाई देती है, जो पेशे से एक स्कूल टीचर है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो अपनी दोस्त मनप्रीत के घर आयोजित एक पार्टी में जाती है। वहां सभी टीचर्स के साथ मिलकर वो डांस करती है। इसी दौरान विनय वहां पहुंचता है और परिमा उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन विनय उससे कहता है कि वो पार्टी एंजॉय करे और बाद में खुद घर आ जाए। रात में जब परिमा मेट्रो स्टेशन से अकेले घर लौट रही होती है, तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती एक गाड़ी में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उस गाड़ी को चलाने वाला लड़का मशहूर बिजनेसमैन दीपराज का इकलौता बेटा निक्का होता है। उसके साथ उसके 4 दोस्त भी होते हैं, जिनके नाम बंटी, समीर, बल्लू और हरी हैं। ये सभी एक एक कर परिमा की इज्जत को रौंदते हैं। उधर घर पर विनय और ध्रुव बेसब्री से परिमा का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर परिमा पर अत्याचार जारी रहता है। दुष्कर्म के बाद आरोपी उसे अधमरी हालत में रेलवे ट्रैक पर फेंक कर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद वे गाड़ी को धुलवाते हैं, अपने कपड़े जला देते हैं और सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन भी तोड़ देते हैं। इसके बाद कहानी में इंस्पेक्टर संजय की एंट्री होती है, जो इस केस की जांच संभालता है। वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी का नंबर निकलवाता है, जो बिजनेसमैन दीपराज के नाम पर रजिस्टर्ड था। संजय लोकल दुकानदारों से दीपराज के बारे में पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि वो गाड़ी अधिकतर उसके बेटे निक्का के पास ही रहती थी, जिसका इस्तेमाल वो और उसके दोस्त शराब पीने और पार्टी करने के लिए किया करते थे। जांच के दौरान संजय बल्लू को हिरासत में भी ले लेता है। इधर कार्तिक बसु अपने दोस्त विनय की पत्नी परिमा की हालत देख नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो गहरे मानसिक आघात से गुजर रही होती है। इसी बीच हमें कार्तिक की पत्नी कावेरी के अतीत के बारे में और जानकारी मिलती है। कावेरी खुद एक एडवोकेट थी और उसकी मौत एक कार से कुचल दिए जाने के कारण हुई थी। तभी से कार्तिक उस अपराधी की तलाश में जुटा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई थी। अगले दिन इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होती है, जहां पर अक्यूज्ड के साथ डीएनए के सैंपल मैच नहीं करते। तब डिफेंस लॉयर नवरतन केस को क्लोज करने की बात करते हैं और बोलते हैं कि घटना वाले दिन निक्का की गाड़ी कुछ लोगों ने रास्ते में लूट ली थी, जिसकी रिपोर्ट उसने 7 से 8 के बीच दर्ज कराई थी तोराखेड़ा पुलिस स्टेशन में। इसके बाद वो और उसके सभी साथी अपने दोस्त की शादी में गए थे। इन सभी के बीच विक्टिम के साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें निक्का और उसके दोस्तों का कोई हाथ नहीं है। तब एडवोकेट रवि दोबारा डीएनए की COSF लैब में जांच करवाने की अपील करती है और उसे कोर्ट के द्वारा जांच करवाने के आदेश मिल जाते हैं। इसके बाद रवि विक्टिम परिमा को केस की अपडेट देते हुए बताती है कि 4 आरोपी पकड़े गए हैं। तब उसे परिमा से पता चलता है कि आरोपी 5 थे, जिनमें मुख्य आरोपी संजय ने ही सबसे पहले शुरुआत की थी रेप की, और कुछ समय बाद वो गाड़ी से उतरकर चला गया। जब ये बात पुलिस इंस्पेक्टर आशुतोष को पता चलती है, तब वो भरी अदालत में माफी मांगकर 5वें आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की बात बोलता है। लेकिन फिर से आई हुई डीएनए रिपोर्ट में भी आरोपी के डीएनए मैच नहीं होते, जिस पर रवि मैडम जज से अपील करती है कि कुछ दिन में खुद विक्टिम आकर आरोपियों की पहचान करेगी, जिस पर रवि को कोर्ट के द्वारा अतिरिक्त 7 दिनों की मोहलत मिल जाती है। इधर आरोपी निक्का के बहन की शादी की तैयारी हो रही थी और बिजनेसमैन दीपराज उसे थाने से छुड़वाकर वापस घर लाता है। घर के अंदर घुसते ही वो गोली लोड करता है और निक्का से कहता है कि वो गोली चला दे, जिससे दीपराज इन सभी चीजों से मुक्त हो सके। लेकिन दीपराज की पत्नी उसे समझाता है कि हमें ये सभी चीजों को भूलना होगा और अभी इसी झूठ का साथ देना होगा कि हमारे बच्चे की गाड़ी रास्ते में लूट ली गई थी और दूसरे लोगों ने उस लड़की के साथ गलत किया। इसके बाद हम विक्टिम परिमा को देखते हैं, जो वापस स्कूल ज्वाइन करना चाहती थी। लेकिन जब वो प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करती है, तब प्रिंसिपल कहती है कि हमने अपने स्कूल के बच्चों के ग्रेड भले ही कितने अच्छे क्यों ना बना दिए हों, पर साथ उन्हें अच्छा बच्चा बनाने में हमसे भूल हो गई। और फिर वो परिमा को ऐसे डॉक्यूमेंट और व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स दिखाती है, जिसमें परिमा को लेकर बहुत गलत और बहुत ही भद्दे जोक्स भरे हुए थे, और ये सभी काम क्लास 9th के बच्चे कर रहे थे।
प्रिंसिपल कहती है, इस तरह के गलत विचारधारा वाले बच्चों के बीच में मैं तुम्हें कैसे बुला लूं? इसके बाद परी माँ को आरोपियों की पहचान करने पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वो आरोपियों की पहचान नहीं कर पाती। इसके अगले दिन कोर्ट पुलिस से सीसीटीवी फुटेज को जारी करने के लिए बोलता है, लेकिन कांस्टेबल मैडम जज को बताता है कि सीसीटीवी फुटेज का अधिकारी आउट ऑफ टाउन गया है। तब कोर्ट अगले सोमवार तक पुलिस को हिदायत देती है कि वो सीसीटीवी फुटेज जारी करे। इसके बाद हम आरोपी हैरी को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और उसके मुंह पर किसी दूसरे शख्स ने बंदूक लगा दी। इसके बाद वो शख्स हैरी को नग्न करता है और फिर उसे गोली मार देता है। गोली मारते हुए किलर सीसीटीवी फुटेज से छुपने के लिए छतरी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो छतरी मैन के नाम से फेमस हो जाता है। इधर हैरी की मौत की खबर सुनकर बंटी डर जाता है और अपनी बहन श्वेता से बोलता है कि मेरी जान बचा लो। सोमवार को फिर से सुनवाई होती है, जहां पर अधिकारी मैडम जज को बताता है कि घटना वाले दिन बंदरों ने पुलिस स्टेशन की तारें जला दी थीं, जिसकी वजह से वहां की बिजली चली गई और इसी वजह से जो कुछ भी घटना घटित हुई उसकी कोई भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद नहीं है। इसके बाद अदालत केस को अगली सुनवाई तक आगे बढ़ाती है। इधर एडवोकेट रवि छतरी मैन के खिलाफ एक वीडियो बनाती है, जहां पर छतरी मैन के द्वारा रेप करने वाले लोगों की जान लेने का वो विरोध करती है और बोलती है कि ये काम कोर्ट का है। अगर उसकी डिसीजन के बिना सब लोग इस तरह कदम उठाने लगेंगे तो देश में कानून का उल्लंघन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद कुछ सेटलमेंट की उम्मीद से एडवोकेट नवरत्न एडवोकेट रवि के पास आता है, जिसमें रवि कुछ सेटलमेंट की शर्तें पेश करती है। इन शर्तों में ये था कि निक्का को अपने सभी साथियों के खिलाफ सरकारी गवाह बनना पड़ेगा और उसके साथ ही उसे 2.5 साल की सजा भी भुगतनी होगी। निक्का और उसके पिता दीपराज इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन एक पार्टी इवेंट के दौरान छतरी मैन निक्का की जान ले लेता है। इसके बाद हम रवि को देखते हैं, जो जिम ओनर से 15,000 रुपए में घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज खरीद लेती है, जिसमें समीर की मौजूदगी मिल जाती है। इसके बाद हमें रवि और कार्तिक के बीच एक बातचीत दिखाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि कार्तिक ही छतरी मैन है। समीर के बारे में पता चलते ही एडवोकेट रवि परी माँ के साथ समीर की पत्नी से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर समीर की पत्नी अपनी बेटी की तरस देख रही होती है। तब रवि उन दोनों से कहती है कि हमें परी माँ को न्याय दिलाने में आप लोगों की मदद चाहिए। समीर की पत्नी के बयान के आधार पर उसे उठा लिया जाता है। वो संजय को 6 लाख की घूस देने की कोशिश भी करता है, लेकिन संजय और बाकी सभी पुलिस वाले समीर को खूब पीटते हैं। रात को संजय के घर इंस्पेक्टर आशुतोष आता है और वो संजय को डांटते हुए बोलता है कि मुझे बिना पूछे समीर जैसे बड़े बिजनेसमैन को उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ये मत भूलो कि जो 2 मंजिला घर तुमने बनवाया है वो भी घूस के पैसे का ही है। अगर मैं कोर्ट में इस बात की चर्चा कर दूंगा तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। और ऐसा कहकर आशुतोष चला जाता है। इससे ये पता चलता है कि आशुतोष भी समीर और बाकी सारे अपराधियों से मिला हुआ था। इसके बाद अगले दिन फिर से कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां पर विक्टिम परिमाप किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाती, जिस पर कोर्ट अपना फैसला अगले तारीख तक टाल देती है। और इधर हम देखते हैं कि एडवोकेट रवि का वीडियो काफ़ी वायरल चला गया था, जिसकी वजह से छतरी मैन के सभी सपोर्टर रवि के खिलाफ हो गए थे और उनमें से ही किसी एक सपोर्टर ने रवि के ऊपर कोर्ट के अंदर ही इंक डाल दी। लेकिन रवि फिर भी अपना केस पूरी ईमानदारी से लड़ती है, जिसमें वो आरोपी बंटी की बहन को कटघरे में बुलाती है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई शादी विवाह में फूल पत्ती वाली ड्रेस पहनकर जाता था? स्वाति हाँ में जवाब देती है। तब रवि सबूत पेश करती है, जिसके हिसाब से बंटी के इंस्टाग्राम हैंडल पर 1 साल के अंदर करीब 10 शादियां उसने अटेंड की थीं। उन सभी की फोटो अपलोडेड थी, जहां पर उसने कुल 3 सेट के कपड़े को ही बार बार बदल बदल कर पहना है। लेकिन ये पहली बार था जहां पर वो कोई फूल पत्ती वाली कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है। फिर वो कोर्ट के सामने दूसरे आदमी को बुलाती है, जिससे करीब 4 मिनट तक आरोपी निक्का के पिता दीपराज ने फोन पर बात की थी। और फिर अपना आखिरी गवाह इंस्पेक्टर संजय को बुलाती है और पूछता है कि क्या पुलिस सीसीटीवी फुटेज को मिटाने में शामिल थी। संजय शाहिद में जवाब देता है, जिस पर एडवोकेट नवरत्न बोलता है कि केस को गुमराह किया जा रहा है। हमें कैसे पुलिस वाले से सच की उम्मीद करते हैं, जिसे खुद ही घूस लेकर अपना घर बनवाया है और इस चीज की जांच भी बैठी है। तब संजय अपनी गलती स्वीकारता है और बोलता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे आज इस गिल्ट से बाहर निकाल लिया। और संजय बोलता है कि आशुतोष के घर मेरे ताऊ की बेटी की शादी हुई है, इसकी वजह से मैं अभी तक चुप था, लेकिन ये भी इन सभी गुनाहों में शामिल है। दूसरी तरफ छतरी मैन को भी समझ में आ गया था कि वो भी कहीं ना कहीं गुनाह कर रहा है और इसलिए वो खुद को पुलिस के हाथों सौंपने का फैसला लेता है। इसके बाद से अगले दिन सुनवाई में रवि कुछ स्कूल के बच्चों को भी ले आती है और आरोपी समीर की बेटी को कटघरी में बुलाया जाता है, जिस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट नवरत्न कोर्ट को ये बताते हैं कि कुछ दिन पहले आरोपी समीर की बेटी वल्गर गाने में डांस कर रही थी, जिससे नाराज होकर समीर ने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया और इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी काबिल दोस्त एडवोकेट रवि ने इस बच्चे का माइंड वॉश किया है, क्योंकि ये लड़की भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में खुद को रेबल कैट कहकर बुलाती है, जिस पर आरोपी समीर की बेटी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब एडवोकेट नवरत्न बोलता है कि तुम सच सच बताना, क्या तुम्हारा पिता समीर किसी का रेप कर सकता है?
लेकिन रवि समीर की बेटी को कुछ और अधिक बोलने से मना करने लगती है। पर समीर की बेटी सब कुछ सच सच बता देती है, जहां पर हमें पता चलता है कि करीब 13 साल पहले आरोपी समीर ने उसकी मां के साथ भी यही सेम घटना की थी, जिसकी वजह से एक गांव वालों ने उसकी मां के रेप करने वाले इंसान के साथ ही उसकी जबरन शादी करवा दी थी। और ये सभी बातें अपने मां से उसने तब सुनी जब परी मां और रवि समीर के घर आए थे। ये सभी बातें जज दोबारा रवि के मुंह से सुनना चाहती थी। रवि जज को सब कुछ सच सच बता देती है और जज इस फैसले पर पहुंचती है कि विक्टिम परी मां का शोषण किया गया है और उसके साथ बर्बरता करने वाले सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। इधर छतरी मैन भी अपने सारे गुनाह कबूल करके सरेंडर कर देता है। लेकिन जब वो बाहर जाने लगता है तभी बिजनेसमैन दीपराज छतरी मैन के गले पर गोली मार देता है और परी मां को न्याय मिल जाता है।